जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी सीडीएस 2022, 2021 और 2020 ये 3 सालों में जो 6 पेपर सीडीएस के कंडक्ट हुए, इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस हमने डिटेल्ड वे में कवर की है। नाउ बात करेंगे 2019 में जो 2 पेपर हुए उन्हें। तो इस वीडियो में सेकेंड पेपर को कवर करेंगे, उसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे प्रत्येक टॉपिक में। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं पॉलिटी सेक्शन से, और आने वाले वीडियोस में सभी सब्जेक्ट्स को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। सीडीएस का एग्ज़ाम काफ़ी पास आ रहा है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते दौरान आपको ध्यान रखना है कि केवल आप सवाल टिक करके, आंसर टिक करके आगे ना बढ़ें, बल्कि सोचें कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया, कंटेक्स्ट क्या रहा। इसके अलावा बाकी के ऑप्शंस भी आपके लिए काम के हैं, और एक पैटर्न को आप आइडेंटिफाई करें। तो इसी कड़ी में मैं आपकी मदद करूंगा इन वीडियोज़ के थ्रू। अगर आप इन 6 या जितने भी पेपर यहाँ पे कंडक्ट हैं, जितने भी मैं मैक्सिमम कवर करवा पाऊँ, अगर आप उन्हें ध्यान से समझ लेंगे तो आपको पैटर्न एक पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं, और काफ़ी कुछ जो फैक्ट हैं वो रिपीट भी कर जाते हैं डायरेक्टली। तो इन चीज़ों में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। यूपीएससी के पेपर में जनरली जो पॉलिटी का सेक्शन होता है बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले थोड़ा आसान होता है, बिकॉज फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्टली हमारी लक्ष्मीकांत से कवर हो जाते हैं। और बाकी सब्जेक्ट भी डिपेंड करता है कि किस साल किस तरीके का पेपर रहा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, बिकॉज ये मुझे पॉलिटी का क्वेश्चन काफ़ी दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल में स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि पार्लियामेंट के समक्ष रखा जाता है प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के दौरान। आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, 112 या फिर 113। तो ये कुछ नहीं है, बल्कि बात की जा रही है बजट की। बजट के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 112 में बताया गया, लेकिन यहाँ पे बजट वर्ड का यूज़ नहीं किया गया। बहुत आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया वो क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली भारत सरकार की कितनी रिसीट रही, रिसीट का मतलब आप कह लें प्राप्ति, और एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च। तो इसी चीज़ का जो एस्टिमेटेड, ये चीज़ें जो रिसीट और एक्सपेंडिचर हैं, इनका लेखा जोखा ही हमारा, अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो बजट कहलाता है, और आर्टिकल वाइज देखें तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। काफ़ी आसान सवाल है, किसी भी बुक में आप पॉलिटी की बुक में से देख सकते हैं। ये मैंने डायरेक्टली बेयर कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस लिया है। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है। जो प्रेसिडेंट होंगे वो प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के रेस्पेक्ट में दोनों हाउसेज के सामने, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सामने एक स्टेटमेंट रखेंगे, जो कि एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर होगा, यानी प्राप्ति और व्यय, कितने पैसे आए और कितने खर्च हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस साल का। ध्यान रखिए यहाँ पे उस ईयर की बात की जा रही है जिस ईयर में ये एस्टिमेटेड रिसीट रखी जाएगी, और इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाएगा, वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट। केवल यहाँ पे 112 आर्टिकल के बारे में जानना इनफ नहीं है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेगा वो 110 है। तो 110 मतलब ये देखिए, आर्टिकल जो 110 है ये मनी बिल के बारे में बताता है, राइट। और मनी बिल के बारे में आपको पता होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि मनी बिल से संबंधित जो पावर है वो लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास बहुत लिमिटेड पावर है। बस इतनी ही पावर है कि मनी बिल के बारे में वो अपने सजेशन दे सकता है, और जो सजेशन की टाइम पीरियड है वो 14 डेज है। 14 डेज के भीतर राज्यसभा को सजेशन देना होगा। इसके बाद ये लोकसभा के हाथों में है कि वो या तो इन सजेशन को मान करके आगे प्रोसीड कर सकता है, या फिर बिना इन सजेशन को माने भी आगे बढ़ सकता है। आर्टिकल 111 और 113 के बारे में आप कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन्हें भी हम लोग कवर कर लेते हैं, वैसे तो ये आईआर का पार्ट है। देखिए सार्क के बारे में पूछा जा रहा है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, वैसे पूछा गया कहाँ पे फाउंड किया गया। तो देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, पहला है काठमांडू और दूसरा है ढाका। इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है। जब यहाँ पे बात की जा रही है कि कहाँ पे फाउंड किया गया, देखिए जब बात की जाएगी कहाँ फाउंड की गई तो आंसर होगा ढाका, और जब फर्स्ट मीटिंग की बात की जाएगी तो आंसर होगा काठमांडू। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कहाँ इस्टेब्लिश की गई, तो आंसर ढाका होगा, और फर्स्ट मीटिंग की बात की जाती तो काठमांडू होता। ढाका आपको पता है बांग्लादेश की राजधानी है, और काठमांडू नेपाल की। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, आर्टिकल 371A किस स्टेट को स्पेशल प्रिविलेजेस देता है।
तो कुछ स्टेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से मेंशन किए गए हैं कि उन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। तो इन स्टेट के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए और इनसे संबंधित आर्टिकल्स अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको सारा बता देता हूँ। सो ये इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत बुक में स्पेशल चैप्टर ही है इस पर। तो देखिए आर्टिकल 371A स्पेशल प्रोविज़न देता है महाराष्ट्र और गुजरात को। यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 371A स्पेशल प्रोविज़न देता है नागालैंड को। आर्टिकल 371B बात करता है असम स्टेट से के स्पेशल प्रोविज़न की। आर्टिकल 371C में मणिपुर की। आर्टिकल 371D में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। आर्टिकल 371E में आंध्र प्रदेश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है और सिक्किम की बात की जाती है 371F में, मिज़ोरम की 371G, अरुणाचल प्रदेश की 371H, गोवा की 371I और 371J में कर्नाटक की स्पेशल प्रोविज़न की बात की जाएगी। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नागालैंड वाला अक्सर पूछा जाता है। तो आर्टिकल 371 में देखने को मिलेगा। मणिपुर, हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान रखिए। अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार मैच द कॉलम के रूप में पूछ लिए जाते हैं। सो यहाँ पे आर्टिकल 371A के बारे में पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नागालैंड। देखिए बाकी स्टेट के कौन कौन से आर्टिकल हैं जो स्पेशल प्रिविलेजेस की बात करते हैं, इन्हें ज़रूर कमेंट करिए या फिर अपनी कॉपी में लिखिए, बिकॉज जब आप लिखेंगे तो ही चीज़ें याद होंगी, ठीक है। और शुरू के आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे निमोनिक भी अगर आप बनाएं तो NAM, नमस्कार से अगर आप देखें तो स्टार्टिंग के 3-4 वर्ड मैच करेंगे, ठीक है। और इसके बाद वाले आप ध्यान रख सकते हैं, काफ़ी आसान है। एक बार आप कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। तो 371A पूछा गया, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहद आसान क्वेश्चन है। जोनल काउंसिल के बारे में पूछा जा रहा है। तो 5 जोनल काउंसिल देखने को मिलती हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके अलावा और भी हमने कई सारी बातें की, बिकॉज इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप CDS 2020 में जो पेपर हुआ था उसकी मैंने एनालिसिस की है, उसमें देखिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा जो आर्टिकल है वो ये प्रोवाइड करता है कि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होंगे अपने ऑफिस में जो पावर की यूज कर रहे हैं वो उसके संदर्भ में। ऑप्शन हमारे पास आर्टिकल 53, 74, 361 या 363। सो आर्टिकल 361 पार्ट 19 में देखने को मिलेगा। देखिए आर्टिकल 361 में क्या बात की गई है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स एंड राज प्रमुख। तो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर या फिर राज प्रमुख जो स्टेट के होंगे वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होंगे अपने पावर जो एक्सरसाइज और जो परफॉर्म कर रहे हैं या फिर जो ड्यूटीज़ वो परफॉर्म कर रहे हैं अपने ऑफिस में, और वो किसी भी एक्ट के लिए हो, इन द एक्सरसाइज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दोज पावर एंड ड्यूटीज़। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये आर्टिकल ध्यान रखिए, कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे आर्टिकल से पूछे गए हैं। तो जब भी आर्टिकल्स की बात है, आर्टिकल्स कवर करने की बात है, तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि आप बेयर कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली कवर करें। खास करके DPSP के या फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो खैर डायरेक्टली मिल ही जाएगी, बट DPSP के कई सारे आर्टिकल्स हम लोग इग्नोर कर देते हैं। बट अगर आप इन्हें इस बुक से कवर करेंगे, बेयर कॉन्स्टिट्यूशन से कवर करेंगे, तो चीज़ें लंबे समय तक आपके ध्यान में रहेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, आर्टिकल 361। देखिए आर्टिकल 361 की बात आई है तो आर्टिकल 363, सो आर्टिकल 352, 356, 360 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको पता भी होगा इनके बारे में, तो ज़रूर कमेंट करिए। वैसे इन पर मैंने वीडियो सेपरेटली बना दिया है, पॉलिटी लेक्चर्स में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑप्शन में मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 74 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता भी होगा आर्टिकल 74 के बारे में, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डील करता है। तो प्रेसिडेंट के एड यानी सहायक के रूप में आप कह सकते हैं, और एडवाइस यानी सलाह के रूप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कार्य करेगा। और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रावधान है जिनमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड होंगे और एड और एडवाइस देने का कार्य करेंगे प्रेसिडेंट को, जो हु शेल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सच एडवाइस, यानी उन एडवाइस के आधार पर प्रेसिडेंट अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज करेंगे। तो आर्टिकल 74 के बारे में ध्यान रखिए। नाउ बात कर लेते हैं आर्टिकल 53 के बारे में। तो 53 से पहले आपको 52 के बारे में पता होना चाहिए कि भारत देश में एक राष्ट्रपति होंगे, ऐसा प्रावधान आर्टिकल 52 में देखने को मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 52, ध्यान रखिए। प्रेसिडेंट के पोस्ट की बात किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 52 में।
नाउ बात करें अगर आर्टिकल 53 की, तो एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर की बात की गई है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होगा यूनियन का वो प्रेसिडेंट में वेस्टेड होगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, या तो डायरेक्टली या तो उनके ऑफिसर्स के थ्रू ये चीज़ें एग्जीक्यूटिव पावर को डील किया जाएगा। आर्टिकल 363 के बारे में देख लीजिए। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है किसी ट्रीटीज एग्रीमेंट इन चीज़ों से संबंधित, तो कोर्ट इन चीज़ों को सेटल कर सकता है। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है इस क्वेश्चन में, ये चीज़ें ज़रूर नोट डाउन करते चलिए, बिकॉज कई बार आपने देखा होगा कि इन स्टेटमेंट से या जो ऑप्शन में आर्टिकल मेंशन होते हैं उनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कौन सा जो लॉ है वो ये प्रिस्क्राइब करता है कि सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। अगेन चलते हैं बेयर कॉन्स्टिट्यूशन की ओर। तो ये देखिए आर्टिकल 348 के बारे में, जो लैंग्वेज यूज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, इसके संदर्भ में ये आर्टिकल बात करता है। तो यहाँ पे कई सारे प्रोविज़न है, केवल लैंग्वेज ऑफ ये कोर्ट की ही बात नहीं है, इसके अलावा कई सारे जो बिल्स होते हैं जो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे या एक्ट्स वगैरह जो होते हैं पार्लियामेंट में, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ध्यान रखिए यहाँ पे बाकी के प्रोविज़न भी हैं, इन्हें आप डिटेल में पढ़ लीजिए। वैसे पॉलिटी के लेक्चर्स में मैं तो डिस्कस करूँगा ही, यहाँ पर मैं सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता, बिकॉज एक टॉपिक में ही हमारे 20 से 30 मिनट चले जाएंगे। तो सेपरेटली मैं डिस्कस करता हूँ, जिन चीज़ों को मैंने डिस्कस कर दिया वो मैं आपको बता भी देता हूँ लेक्चर में साथ में ही, और कुछ चीज़ें क्योंकि बिकॉज अभी हमने कंप्लीट पॉलिटी को डिस्कस नहीं किया है, तो एक एक करके हम सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। तो फिलहाल आपको ध्यान ये रखना है, आर्टिकल 348 में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के लैंग्वेज की बात की गई, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ना कि ए। अब आप ये बताइए आर्टिकल 145 में क्या है, कॉमेंट करके बताइए। ये काफ़ी क्लीशे क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, सिविल सर्विसेज में भी बहुत बार पूछा गया है, सीडीएस में भी पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने देखने को मिलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की जा रही है, हालांकि ये स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी ट्रू है। ये जो परसेंटेज होगी वो किससे ज़्यादा यानी किस परसेंटेज से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो इसका अमेंडमेंट भी आपको ध्यान में होगा, बिकॉज कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया। 15% की बात की जाती है, ना कि 10% की। ना यहाँ पे देखिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है और यहाँ पे मेंबर ऑफ लोकसभा है, तो ऑब्वियसली मेंबर ऑफ लोकसभा की बात की जाएगी, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो अगर हम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर लोकसभा के तहत देखें तो 15% बात की जाती है, ना कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। दोस्तों इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये परसेंटेज वाला प्रोविज़न नहीं था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत ऐड किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अमेंडमेंट, ज़रूर ध्यान रखिए। 91st 93rd से कंफ्यूज नहीं करना है, बिकॉज कई बार ऑप्शन में मैंने देखा है फर्स्ट ऑप्शन में 93rd दे दिया जाता है। 91st अमेंडमेंट है ये 2003। और ऐसा क्यों किया गया, देखिए पहले क्या होता था, कई बार जैसे देखने को मिला कि बहुत सारे मिनिस्टर्स यहाँ पे बना दिए जाते थे अलग अलग मिनिस्ट्री के तहत, तो इस तरीके से यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करने का काम किया गया है मेंबर्स के नंबर को। तो ये 15% है, जितने भी मिनिस्टर होंगे जितने भी एमपीज़ होंगे उनका 15% जो है यहाँ पे मिनिस्टर बन सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बन सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नाउ नेक्स्ट सवाल देखिए, बेहद ईजी है। पूछा जा रहा है किस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, ध्यान रखिए मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, विधान परिषद, कौन से स्टेट में विधान परिषद नहीं देखने को मिलेगा, नॉट पे फोकस करना है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगा, कर्नाटक, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर में बाइफरकेशन के बाद भी, बाइफरकेशन के बाद नहीं बट बाइफरकेशन से पहले अगर ये क्वेश्चन हम लोग देखें तो ऑब्वियसली लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रेजेंटली कितने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं और उनके नाम आप ज़रूर कमेंट करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कौन सी बात है यहाँ पे एनुमरेटेड नहीं देखने को मिलेगी। नोट पे फोकस करना है, कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे नोट वाले हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना, डेवलप करना साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को, या प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पार्ट 4A में आर्टिकल 51A के तहत देखने को मिलेगी, और किस अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई है ये आप कमेंट करिए। तो इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप पोस्ट करके, वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं।
मैं इन्हें पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज मैंने 4-5 लेक्चर लिए हैं ऑलरेडी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर। कंप्लीट मैंने एक एक चीज़ें पढ़ाई हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं उन सभी को कवर किया है मैंने, तो इसे ध्यान से पढ़िए। इसके अलावा 9 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 11 है टोटल, तो ये देखिए ये हैं 10 और यहाँ पे 11 देखने को मिलेगा जो कि अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। पहले इनिशियली 10 थे बट 11th 86th अमेंडमेंट के तहत 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने की बात फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं देखने को मिलेगी, तो रादर देन ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बजाय आर्टिकल 51 में देखने को मिलेगी। नाउ कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 51 कैसे, तो देखिए 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलती हैं, राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है बट आर्टिकल 51 की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि 51A की। देखिए ये जो A, B, C होती हैं ये अमेंडमेंट दिखाती हैं कि अमेंडमेंट करके ऐड किया गया, बट जो आर्टिकल 51 है ये हमारी DPSP का पार्ट है। तो इस वजह से इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ऑप्शन फ्रेम किए जाते हैं एक्चुअली, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इन तरीके के क्वेश्चन में DPSPs और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बीच। तो ध्यान रखिए जब आप पढ़ते हैं तो कैटेगराइजेशन के टाइम पे, हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप कर लेंगे 30 से 40 सवाल से भी ज़्यादा इनसे पूछे गए हैं, तो आप आसानी से इन पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इन बातों का ख्याल रखिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है या DPSPs में कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलते हैं, कौन कौन से DPSPs होती हैं। वैसे ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने की बात कहाँ पे की गई है, DPSP के आर्टिकल 51 में, और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये 51A में एनमरेटेड है। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में और भी जितने क्वेश्चन हैं पॉलिटी से और बाकी सब्जेक्ट से 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही है। आप अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।